चलिए जी, तो आज करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट रिवाइज। और आज हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ ओपिनियन के ऊपर। ओपिनियन जो है वो हो सकते हैं मेजरली दो प्रकार के, क्लीन ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन। याद रखिए, क्लीन ओपिनियन को आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो कह सकते हो, लेकिन मॉडिफाइड वाले को डर्टी मत कह देना, ठीक है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऑडिटर क्लीन ओपिनियन कब देगा? जब उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये जितने भी शब्द मैंने भी बोले, रीजनेबल एश्योरेंस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एटसेट्रा, आप लास्ट वाले एपिसोड में जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। और सारे एपिसोड्स को एक लाइन में देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। चलिए, और इंटरमीडिएट और फाइनल की क्लासेस के लिए, ऑडिटिंग क्लासेस के लिए कहाँ पे जाएंगे? edu91.org पे। प्रैक्टिकल ऑडिट सीखना चाहते हैं तो ऑडिट मास्टर क्लास skill91.com पे अवेलेबल है। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ ओपिनियन पे आते हैं वापस। तो टाइप्स ऑफ ओपिनियन में हमारे पास है क्लीन ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन को मैंने बताया कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी बोल सकते हैं। और क्लीन ओपिनियन कब जाता है? जब ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फ्री हैं, किससे? मटेरियल स्टेटमेंट से। और उसके बाद वो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि भाई देखो, बात ऐसी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हर मटेरियल एस्पेक्ट में, हर मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रिपेयर्ड है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऐसी स्थिति में वो क्लीन ओपिनियन देके आता है। लेकिन अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाएंगी या फिर वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, याद रखिए, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई या वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, ऐसी स्थिति में वो क्या इशू करेगा? वो इशू करेगा मॉडिफाइड ओपिनियन। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। मॉडिफाइड ओपिनियन पार्ट 1। मॉडिफाइड ओपिनियन पार्ट 1, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं और उनका इम्पैक्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इम्पैक्ट परवेजिव नहीं है। अभी परवेजिव क्या होता है अभी बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी एट ऑल। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उनका इम्पैक्ट परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। लेकिन अगर उनका इम्पैक्ट परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इम्पैक्ट नॉट परवेजिव, क्वालिफाइड, इम्पैक्ट परवेजिव, एडवर्स। ओके, ये तो हो गया मॉडिफाइड का पार्ट 1। अब मॉडिफाइड का पार्ट 2 क्या है? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया है तो क्या होगा? अगर ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाता तो हम देखेंगे उसकी इस इनएबिलिटी का इम्पैक्ट क्या है। परवेजिव नहीं है तो फिर से क्वालिफाइड, और अगर परवेजिव है तो हम लोग क्या इशू कर देंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिर से सुनिए, ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब अगर इसका इम्पैक्ट जो है वो परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड। अगर इम्पैक्ट जो है इसका परवेजिव आएगा तो हम लोग क्या इशू कर देंगे? हम लोग डिस्क्लेमर जो है वो इशू कर देंगे। ठीक है जी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर परवेजिव का मतलब बता दो। हाँ बिल्कुल, परवेजिव टर्म जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं मिसस्टेटमेंट के इफेक्ट को बताने के लिए ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट कैसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब एक मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट मटेरियल है नहीं, ये डिपेंड करता है ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पर। और प्रोफेशनल जजमेंट लेते समय ऑडिटर को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अगर, ध्यान सुनिएगा, हम इफेक्ट को परवेजिव मानेंगे अगर वो एक सिंगल आइटम तक कन्फाइंड नहीं है। हम इफेक्ट को परवेजिव मानेंगे अगर वो सिंगल आइटम तक कन्फाइंड नहीं है। ओके, अगर वो सिंगल आइटम तक कन्फाइंड है तो भी परवेजिव मान लेंगे अगर वो सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर डिस्क्लोजर्स की बात की जाए तो डिस्क्लोजर्स के इंपैक्ट को हम तभी परवेजिव मानेंगे जब वो फंडामेंटल होंगे टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था, और ये डिस्क्लोजर जो है फंडामेंटल है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डिस्क्लोज नहीं किया तो ए वो मिसस्टेटमेंट है क्योंकि जो होना चाहिए था और जो हुआ उसमें डिफरेंस है। बी obviously ये material है, and C this is pervasive also because it is fundamental to the user's understanding of the financial statement. Okay, चलिए, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ओपिनियन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस्त चावित गवर्नेंस एंड अदर पर्सनल। दोस्त चावित गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो देखिए, दोस्त चावित गवर्नेंस वो लोग होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन की और कंधों पे होती है ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। दो बातें याद रख लीजिए, क्लास में डिस्कशन हो गया था, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको हम बुलाते थे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इनके पास होती है, ये देते हैं बेसिकली क्या? स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, और ये लेते हैं क्या? ऑब्लिगेशन। ओके, मैनेजमेंट वो जिसके ऊपर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंटिटी के ऑपरेशन की। मैनेजमेंट वो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? एंटिटी के ऑपरेशन की। आ जाइए, ये दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी, मैंने सोचा बीच में आपको पढ़ा देता हूँ। याद रखिए, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के केस में TCWG मैनेजमेंट जो है वो सेम भी हो सकता है। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
TCWG मैनेजमेंट जो है वो सेम भी हो सकता है एक एंटिटी के केस में। चलिए लेट्स टॉक अबाउट प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इवन CA फाइनल वाले भी इसको सुन सकते हैं। ऑल्दो मैं CA फाइनल वालों के लिए सोच रहा हूँ कि बेसिक्स का एक अलग से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा। एनीवेज अभी चलते हैं आगे। तो प्री कंडीशन में देखिए क्या होता है। प्री कंडीशंस क्या होती हैं? ऐसी कंडीशन जो अगर प्रेजेंट ना हो तो एक ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। इन्हें कई बार प्रेमाइस ऑफ एन ऑडिट भी बोल दिया जाता है, यानी कि ऑडिट का ऑडिट का बेस बोल दिया जाता है, बेसिक असम्पशंस बोल दी जाती है कि अगर ये होंगी तभी हम लोग ऑडिट स्टार्ट करेंगे। सो नंबर 1 ऑडिटर को चेक करना होता है कि भाई FRF जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। FRF शुड बी एक्सेप्टेबल एज पर द नेचर ऑफ द एंटिटी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल। एंड है दोनों के बीच में एंड। फिर ऑडिटर एक एग्रीमेंट ऑब्टेन करता है मैनेजमेंट से कि वो मानती है, दैट इज एक्नॉलेज करती है, जानती है यानी अंडरस्टैंड करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से बोलता हूँ, प्री कंडीशन कैसे एस्टैब्लिश होती हैं? ऑडिटर जो है वो क्या करता है, सबसे पहले चेक करेगा वेदर FRF इज एक्सेप्टेबल। दूसरी चीज़ वो देखेगा, एग्रीमेंट ले लेगा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट मानती है, दैट इज एक्नॉलेज, और जानती है, दैट इज अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस बात को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी? PPFS, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नंबर 2, मैनेजमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी पड़ती है, वो है डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल so that preparation and presentation of financial statement can be done as per applicable financial reporting framework in such a way that it is free from multiple misstatement whether due to fraud or error। यानी कि इंटरनल कंट्रोल बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा इंटरनल कंट्रोल बनाना कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो पाए जो फ्री है मल्टीपल मिसस्टेटमेंट से, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एंड लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, पहली थी PPFS, दूसरी थी DIM-IC यानी डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ IC, और तीसरी आएगी हमारे पास क्या, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन। जो भी ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी, जिससे ऑडिटर को लगता है कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना नेसेसरी है, राइट। तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो एंटिटी में मुझे लोगों का, जिनसे मुझे ऑडिट एविडेंस की जरूरत पड़ सकती है। लीजिए, तो ये था सेकंड एपिसोड। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। CA इंटर ऑडिट के MCQs, कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके साथ एक एक्सक्लूसिव चैनल पर शेयर करते रहते हैं। प्लीज़ जाइए, देखिए, लर्न कीजिए। इन पॉडकास्ट का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, ट्रैवल करते समय रिवाइज कर सकते हैं। एंड फिर से एक बार बोलूँगा, CA इंटरमीडिएट ऑडिट की क्लासेस के लिए आप लोग अपने दोस्तों को, जूनियर्स को, सबको रेफर कर सकते हैं edu91.org। CA फाइनल की ऑडिट की क्लासेस के लिए edu91.org आप रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।